वैल्यू कैसे निकाले जिसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो, ये पार्ट ये बात करते हैं। तो जीएसटी एक सर्टेन परसेंटेज कैलकुलेट होगा गुड्स के दाम के ऊपर या सर्विस के वैल्यू के ऊपर, तो वो परसेंटेज अप्लाई किस वैल्यू पे करें। मतलब मान लो एक गुड्स है इसमें 12% जीएसटी है, तो 12% किसका निकालें, गुड्स का दाम कितना हमारे। जनरली जो होता है कि जितना तुम्हारा गुड्स का वैल्यू बन रहा है, मान लो हम तुम्हारे दुकान में आया, 3 शर्ट खरीदा, एक शर्ट का दाम 2000 रुपये है, तो 6000 रुपया गुड्स का दाम हो गया। तो 6000 का 12% जीएसटी निकाले, 720 रुपया, और 6720 का बिल बन गया। तो ये 6000 कई 90% टाइम तो नॉर्मल है, 90% टाइम तो ये 6000 नॉर्मल है कि जितना का बिल बना सर उतना पे ले लीजिए जीएसटी। लेकिन कई बार कंपनियों का रिलेशन आपस में इतना क्लोज होता है बायर और सेलर का कि गवर्नमेंट बोलता है नहीं, तुम्हारा जो बिल बना हम उसको जीएसटी का वैल्यू नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से जीएसटी का वैल्यू लेंगे। तो देखो नॉर्मली क्या बोला, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडरेशन ओनली इन मनी बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी। जो कंसिडरेशन हम तुमको दे रहे हैं मनी के टर्म्स में, मनी होना चाहिए पहला बात। तो बार्टर सिस्टम का बात नहीं हो रहा, यानी नो बार्टर एंड नो रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। बार्टर सिस्टम या एक्सचेंज का बात नहीं हो रहा, और यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पार्टनर भी नहीं, पार्टीज भी नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तब तो फिर जितना मैं माल बेचो उस पर जीएसटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तब तो देखो यहाँ पे बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू जो ले रहा है, तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसमें कुछ एडिशन वगैरह करना पड़े तो वो देखेंगे, और डिस्काउंट वगैरह माइनस कर लो। एडिशन क्या होगा, एडिशन बड़ा सिंपल बात है मस्कूर, पैकिंग चार्ज, तुमसे हम कुछ एक्स्ट्रा करवाया गुड्स के ऊपर। मान लो तुमसे हम शर्ट खरीदा और हम तुमको बोला शर्ट के ऊपर हमको पर्टिकुलर टाइप का लोगो चाहिए, हम तुमसे 1000 शर्ट खरीदा, बोले मेरे वॉलंटियर हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेरा वॉलंटियर के शर्ट के ऊपर वो लोगो चाहिए हम, तो हम तुमसे एक्स्ट्रा काम कराए तो ऑब्वियसली तुम हमसे इसका भी चार्ज तो ले गए, क्योंकि तुम्हारा काम तो नॉर्मल शर्ट बनाना था, वो तुम्हारे को लोगो वोगो लगाना वो तो अलग से करना पड़ा, तो उसका तुम चार्ज लिया मेरे से। तुम मेरे को जो गुड्स दिया उसके साथ एक छोटा शैम्पू का बोतल फ्री दिया, बड़ा एक शैम्पू का बोतल के साथ छोटा एक शैम्पू का बोतल फ्री दिया, तो उसको भी तो तुम्हारा गुड्स का वैल्यू में तो इंक्लूड किया जाएगा। बात ये हो रहा है कि तुम मेरे को गुड्स देने के लिए अलग से जो भी किया, ट्रांसपोर्ट चार्ज, पैकिंग चार्ज, हम तुमसे कोई बहुत बड़ा मशीन लिया, मशीन, तो उस मशीन का कुछ अलग से और पार्ट भी लग रहा है तो वो भी लिया, तो ये सब तो एडिशन तो हो गई गुड्स के दाम में। तो गुड्स के दाम में क्या क्या ऐड करेंगे वो यहाँ पड़ेंगे, और डिस्काउंट वगैरह कुछ है तो वो माइनस कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट। ठीक है, ये कब होगा, जब सर मनी ही सोल कंसिडरेशन है और पार्टीज अनरिलेटेड है। लेकिन सर जहां पे मनी सोल कंसिडरेशन नहीं है या पार्टी आपस में रिलेटेड है, तो फिर जीएसटी के कुछ रूल्स है वो लगे। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे पहले तो बोला वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल होने वाला है वो प्राइस के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन दो कंडीशन क्या बोला, सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तभी ये रूल लगेगा, वरना नहीं। तो सर वरना क्या होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे अपने। अब यहाँ पे पहले तुमको बताया रिलेटेड पर्सन क्या होता है, पहले तो बताया मनी क्या होता है। सर मनी हमको पता है, कोई भी इंडियन लीगल टेंडर मनी मतलब इंडिया का नोट, करेंसी, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, सब कुछ आ गया उसके अंदर। तो सब मनी का डेफिनेशन में बहुत बड़ा बात नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम है रिलेटेड पर्सन किसको माना और किसको नहीं। तो बोला अगर तुम्हारे कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर के साथ तुम्हारा बिजनेस कोई डील कर रहा है, तुम्हारे कंपनी का कोई पार्टनर के साथ तुम्हारा पार्टनर है, वो अलग से भी एक बिजनेस कर रहा है, और तुम लोग जिस पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो वो उस पार्टनर का बिजनेस के साथ कोई डील कर रहा है, सो रिलेशन आ जाएगा। अगर तुम्हारा कंपनी का एक एम्प्लॉई है, वो अलग से एक बिजनेस भी खोल के रखा है और तुम्हारे यहाँ नौकरी भी कर रहा है, और तुम्हारा बिजनेस उस एम्प्लॉई के बिजनेस के साथ कोई डील कर रहा है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन में आ जाएगा। कोई आदमी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारी कंपनी में 25% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, या हम और तुम मिलके किसी थर्ड पार्टी का बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, फैमिली मेंबर है, तुम्हारा कोई लीगल पर्सन है, मतलब तुम्हारा सोल सेलिंग एजेंट, तुम्हारा लॉयर, तुम्हारा एसोसिएट, सीधा बात है भैया बिजनेस वे में कोई भी तुम्हारा कनेक्शन है, तो उनको बोला गया रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी जहां हो जाएगा वहां पे नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू को जीएसटी के लिए गुड्स का दाम नहीं मानेंगे। ठीक है भाई, नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाओ क्या क्या है और क्या क्या रेस करना। नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडलेस का बात हो रहा है, अभी वो रिलेटेड पार्टी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू को तो मानेंगे, मान लिए, तो क्या उसमें भी कुछ एडलेस करना है? बिल्कुल करना है। क्या ऐड करना है सर? कोई भी टाइप का जीएसटी छोड़ के कोई और टैक्स और ड्यूटी लग रहा है गुड्स के लिए। मान लो तुम पंजाब का पार्टी है, हम कलकत्ता का पार्टी है, तुम मेरे को पंजाब से यहाँ ट्रक भेजा भर के सामान, तो भैया रास्ते में टोल टैक्स लगा, तो वो भी तो तुम हम ही से वसूल करोगे। रास्ते में कोई टैक्स या ड्यूटी लगा, कोई फीस लगा, वो भी तुम हम ही से वसूल करोगे। लेकिन अगर वो जीएसटी को छोड़ के बात होगा, बाकी कोई भी टैक्स ड्यूटी होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एनी अदर अमाउंट दैट इज सप्लाई लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बिकॉज फिर इनकरिंग द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। ऐसा कोई भी खर्चा जो मेरे कारण सप्लायर को करना पड़ा, हम बोला ना एक्स्ट्रा लोगो बनाओ, तो उसके लिए उसको मोल्ड डाइस मशीन में कुछ फिटिंग चेंजेस करना पड़ा, मशीन में कोई डाइस लगाना पड़ा ना उसको, जिससे वो छप जाए शर्ट के ऊपर ही, तो वो छपने के लिए जो डाइस लगा उसका खर्चा लगेगा, तो वो ऐड हो जाएगा सर। कोई भी इंसिडेंटल है, मेरे कारण उसको कमीशन का खर्चा लगा, मेरे कारण उसको पैकिंग का अलग से करना पड़ा, कुछ उसको गुड्स के साथ कुछ भी ऐसा करना पड़ा जो नॉर्मली वो नहीं करता, बट मेरे तक पहुंचाने के लिए उसको वो भी करना पड़ा, तो सर जी उसका कोई भी खर्चा लग रहा है वो आपके गुड्स के दाम में ऐड होगा, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। अगर हम उसको लेट पेमेंट किए तो हमसे इंटरेस्ट लिया, वो भी ऐड होगा। ठीक है, सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्राइस, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी दिया उसको, वो नहीं, उसके अलावा और कोई सब्सिडी है वो ऐड होगा। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कोई छूट दिया है ना, वो ऐड नहीं करने का दरकार है गुड्स का दाम में, लेकिन उसके अलावा और कोई सब्सिडी है वो ऐड होगा। तो सर ये सब चीजें ऐड होगी। ठीक है, माइनस क्या होगा सर? जनरली माइनस होगा डिस्काउंट, और तो कुछ माइनस होने लायक नहीं है, डिस्काउंट ही माइनस होगा। इतना चीज होगा, डिस्काउंट सिर्फ एक ही चीज होगा, तो माइनस में और क्या बचा? माइनस तुम देख अंसारी, तुमको हम 1000 शर्ट भेजा चंडीगढ़ से कलकत्ता, तो ऑब्वियस सा बात है ना, उसमें कोई कमीशन का खर्चा हो तो वो भी तो गुड्स का ही दाम है। हम ये थोड़ी ना बोल देगा 1000 शर्ट है, एक शर्ट का दाम 300 रुपये है, तो बन गया 3 लाख का बिल। बस ठीक है, इस पर जीएसटी लगा दो। अरे ऐसे कैसे लगा दो? इस शर्ट का पैकिंग का खर्चा कहाँ जाएगा? मान लो पैकिंग के लिए तुमको 15,000 का खर्चा करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ा मान लो 10,000 रुपया, कोई रास्ते में टैक्स या कुछ देना पड़ा मान लो 5,000 रुपया, वो लग गया। तो सर जी ये सब तो ऐड होना ही पड़ेगा। मेरे कारण तुमको एक ब्रोकर रखना पड़ा जो कमीशन लिया तुमसे, कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ा तुमको शर्ट में मेरे कारण। पैकिंग हम तुमको बोले थे हमको अलग ढंग से पैकिंग चाहिए, तुम नॉर्मल जो गत्ता का डब्बा में शर्ट भर भर के दे देते, हमको वैसा नहीं चाहिए,
मेरे को थोड़ा सा अलग टाइप का पैकिंग चाहिए क्योंकि हमको इसको शोरूम में बेचने, तो शोरूम में थोड़ा स्टाइलिश पैकिंग चाहिए हमको, तो पैकिंग के भी तुमको पर सेट 100 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। जो भी तुम करेगा वो गुड्स के दाम में ऐड होता रहेगा। अब इस दाम के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा, लेकिन जो भी तुम डिस्काउंट हमको दिया वो माइनस कर दो। मान लो तुम हमको ये सब वैल्यू जोड़ के कितना आ रहा है, 3,15,20 3,30,000, 3,30,000। मान ले तुम हमको 5,000 का डिस्काउंट भी दिए तो अल्टीमेटली 3,25,000 का बिलिंग बनेगा, तो 3,25,000 पे जीएसटी कैलकुलेट हो। ठीक है सर, अगर बोले वो इस दाम में ये जो सेलिंग प्राइस है 300 रुपया गुड्स का, उसमें अगर जीएसटी इंक्लूडेड है तो सर ठीक है ना, ये 3 लाख जो है, ये 3 लाख पहले इसमें से जीएसटी हटा लेंगे। ये 3 लाख जो है मान ले इसमें 12% जीएसटी है तो 112 है, तो 100 कितना होगा। आप गुड्स का दाम लेकर चलिए, क्योंकि हमको तो 3 लाख, अरे बेटा ये 3 लाख में जीएसटी इंक्लूडेड है और फिर दोबारा 3,25,000 पे जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा, तब तो जीएसटी पे जीएसटी लग गया, डबल चलेंगे। हाँ तो वो नहीं चल सकता ना। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 करो, 2,64,000। तो अब गुड्स का दाम हुआ 2,64,000। अब बाकी सब खर्चा ऐड करो, जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगाओ। ये होता है गुड्स का वैल्यूएशन निकालने का तरीका। देखो तुमको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए कि अगर गुड्स इंक्लूडेड है तो देखो वही क्या ना, 100 रुपया है जिसमें गुड्स पे 18% इंक्लूडेड है जीएसटी, तो क्या किया 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 118, है ना। अब माइनस कर देंगे जीएसटी, अब जो वैल्यू आएगा वो गुड्स का दाम होगा। मतलब सर गुड्स का वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको फाइनल वैल्यू पे जीएसटी कैलकुलेट करना है, तो अब जीएसटी पे थोड़ी जीएसटी कैलकुलेट करने बैठे। जैसे यहाँ पे देखो मिस्टर एक्स इज सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ 1,000 टू मिस्टर बी। इन द एग्जांपल वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी कंसीडर्ड चार्ज ₹1,000 प्रोवाइडेड मिस्टर एक्स एंड मिस्टर बी आर नॉट रिलेटेड एंड नीड प्राइस इज सोल्ड कंसिडरेशन। यहाँ पे नॉर्मल बोला ना, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को 1,000 का सामान बेचा, हम क्या मानेंगे, दोनों पार्टी इस लाइन से कहीं पढ़ के समझ में आ रहा है कोई रिलेशन है? नहीं, नॉट रिलेटेड तो लिख ही दिया। अरे नहीं, वो तो बाद में तुमको बोला है अलग के। पहले यहाँ तक लाइन पढ़ो, मिस्टर एक्स इज सेलिंग गुड टू ऑफ ₹1,000 टू मिस्टर बी। ये लाइन पढ़ के सबको रिलेशन नहीं लग रहा हमको, नहीं तो नहीं लग रहा तो फिर प्राइस को सोल्ड कंसिडरेशन मान लो, कोई और रूल में जाने की जरूरत नहीं। सप्लायर सप्लाइड गुड्स ₹5 लाख टू अ रिसिपिएंट, अगेंस्ट दिस सप्लाई 3 लाख इज पेड बाय द रिसिपिएंट डायरेक्टली एंड द बैलेंस 2 लाख पेड बाय रिसिपिएंट डेटर। हम तुमको 5 लाख का सामान बेचा, 3 लाख तो तुम हमको दिया, 2 लाख तेरा कोई डेटर था वो हमको पे किया। तुम किसी से पैसा पाता था, तुम बोला नीरज सर 2 लाख उससे डायरेक्ट ले लीजिए। मान लो अभिषेक सर, तुम बोला 2 लाख अभिषेक सर से डायरेक्ट ले लीजिए, 3 लाख हम दे दे रहे। जीएसटी किस पे कैलकुलेट हो गया, जो तुम 3 लाख दिया कि पूरा 5 लाख? जब सैमसंग मिल रहा था तो पूरा संग का छोड़ दो, चलो बाद में मिल रहा है, संग छोड़ो ना, तो 5 पे ही करेंगे। हाँ सर, सैमसंग हो या नहीं सैमसंग हो, 5 पे ही लाख करेंगे। सर गुड्स का दाम तो 5 लाख है, 3 लाख हम दिया, 2 लाख आपको कोई और दिया, उससे क्या मतलब है? तब तो फिर सबको यही करता बेटा, बोलता आधा हम पेमेंट करे, आधा कोई और पे करेगा ताकि जीएसटी नहीं लगे उसको। सर गुड्स का दाम कितना है, दिया कौन, उससे क्या मतलब है? मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर 20,000, मिस्टर ए चार्जिंग पैकिंग चार्ज ₹1,000। मिस्टर ए बोला था पैकिंग का अलग से 1,000 रुपया लगेगा। मिस्टर ए 3,000 रुपया फ्रेट भी दे रहा है, भाड़ा। इन दिस एग्जाम्पल गुड्स का दाम कितना हो जाएगा? 24,000। हाँ, 20,000 गुड्स का दाम, पैकिंग अलग से 1,000 रुपया, 3,000 का भाड़ा। सर लगना ही थी 24,000 पे जीएसटी। कैफेटेरिया इन एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड नाम का एक कंपनी है, उसमें ऑफिस के अंदर होता है ना वो डाइनिंग वाइनिंग, यहाँ पे कॉफी ऑफिस सब अवेलेबल रहता है। प्रोवाइड लंच एट ₹120 पर प्लेट टू द एम्प्लॉइज। एक कंपनी के अंदर ही एक कैफेटेरिया है, वहाँ पे वो अपने एम्प्लॉइज को 120 रुपये का लंच प्रोवाइड कर रहा है। However, the vendor in the cafeteria receives an amount of 70 per plate in the form of subsidy from X Limited. कंपनी क्या बोल रहा है, 120 रुपया तो एम्प्लॉय पे करेगा,
लेकिन जो खाना प्रोवाइड कर रहा है ना, वो बोला मेरे को 120 में पड़ेगा नहीं खाना, हम इतना सस्ता खाना हम नहीं दे सकता। कंपनी बोला तेरा खाने का कितना पड़ेगा, बोला 190। बोला अच्छा ठीक है, तुम एम्प्लॉय से 120 ही ले, 70 रुपए तुमको हम दे देगा पर प्लेट, ताकि मेरे एम्प्लॉय को सस्ता पड़ेगा, नहीं चाहते। ठीक है, तो बताओ जीएसटी 120 पे लगेगा कि 190 में? 190 पे। वेरी गुड, यही वो बोला था ना, कोई सब्सिडी गवर्नमेंट के अलावा कोई सब्सिडी मिल रहा है वो भी ऐड कर लेंगे, समझा? हाँ हाँ। क्योंकि देखो अल्टीमेटली खाने का दाम तो 190 ही पड़ रहा है सर, एम्प्लॉय से 120 ले रहे हैं और कंपनी बोला 70 रुपए हम दे देंगे, तुमको चिंता मत करो, तुम मेरे एम्प्लॉय पे प्रेशर मत बनाओ, उसको 120 में ही दे दो खाना। सही बात। लेकिन गुड्स का दाम तो कंपनी को तो अल्टीमेटली 190 पड़ा, हाँ। तो जीएसटी तो पूरा 190 पे लगेगा। ठीक है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोले एक मिनट को, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा यही सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देता तो तब नहीं ऐड करते, तब तो ऊपर पड़े ना, ऊपर देखो पड़े थे, हाँ एकदम ऊपर यही बात पड़े थे कि अगर तुमको कोई सब्सिडी मिल रहा है तो वो ऐड कर लो। कहाँ गया, ये रहा सब्सिडी कोई अगर मिल रहा है प्राइस पे तो वो ऐड होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग किसको, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है वो ऐड नहीं होगा। मतलब उस केस में 120 गुड्स का दाम होता है 70,000 वुड नॉट हैव बीन एडेड। ठीक है, मिस्टर एक्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹2 लाख on 15 मार्च 2022। As per the contract, the payment of the amount was required to be made within 2 months of the sale। 2 लाख का हम तुमसे सेल का डील किया और बोले 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगी। If the complete payment is not made within the time, late penalty of 10,000 to be charged। Let us assume कि हम टाइमली पेमेंट नहीं किया तो आपको 10,000 का पेनल्टी भी लगा। तो अब जीएसटी 2 लाख पे कि 2,10,000 पे? 2,10,000 पे। वेरी गुड, तो यही सब बातें तो ऊपर पढ़ाएगी कि ऐड क्या क्या होता है। मिस्टर नंदा बेकरी सेल्स अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट केक फॉर न्यू ईयर। उस फ्रूट केक का दाम है 200 रुपये पर पाउंड। कस्टमर बीइंग ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% पर केक। इन मंथ ऑफ 2022 दिसंबर मंथ में नंदा बेकरी 600 केक बेचा और वो कस्टमर इन टू द कस्टमर, तो कितना हुआ 600 इंटू 200 करके कितना होता? 12,000। 600 इंटू 200 12,000, 1,20,000। 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 पे 10% डिस्काउंट किया वो 12,000 लेस, तो 1,08,000 का बिल बनता है। जीएसटी किस पे लगेगा, 1,20 पे कि 1,08 पे? 1,08 पे। हाँ 1,08, क्योंकि तुम अभी पढ़ा ना डिस्काउंट माइनस कर सकती हो। हाँ डिस्काउंट माइनस, तो डिस्काउंट माइनस होगा। मिस्टर राम सोल्ड गुड्स टू मिस्टर लक्ष्मण फॉर ₹2.5 लाख। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मिस्टर राम इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर द गुड्स इन द प्रेमाइसेस ऑफ मिस्टर लक्ष्मण। एग्रीमेंट में ये बोल दिया था मिस्टर राम को क्योंकि गुड्स तुमको मेरे गोडाउन तक पहुंचाना पड़ेगा, हम लेने नहीं आ सकते। ठीक है, तो मिस्टर राम एक ट्रांसपोर्टर हायर किया और बोला लक्ष्मण तक गुड्स पहुंचा दो। इस ट्रांसपोर्ट का भाड़ा लगा 2,500 रुपये। 25 से तो 2,52,500 पे जीएसटी लगेगा। 2.5 लाख की जगह, क्योंकि गुड्स में इंक्लूड होगा। यही बात तुमको यहाँ प्रैक्टिकल सम्स में समझाया फिर बैठ के। देखो जैसे बोला गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है, गुड्स का दाम कितना है 10 लाख। 10 लाख। म्युनिसिपल अथॉरिटी को टैक्स देना पड़ा, म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख का ऐड होगा। CGST चार्जेबल ऑन द गुड्स 2,08,880 का जीएसटी लगा, ये ऐड नहीं होगा सर। और कोई भी टैक्स ऐड होगा जीएसटी को छोड़कर, क्योंकि जीएसटी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही कैसे ऐड कर सकते हैं पहले। पैकिंग चार्ज भी लगा 20,000, ऐड होगा। दिखाइए नॉट इंक्लूडेड इन द अबव प्राइस, मतलब इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो ऐड करेंगे सर। इंक्लूडेड होता ऑलरेडी तो फिर क्या ऐड करना है सर, ऑलरेडी तो एडेड है। हाँ, RG प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 40,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स। 40,000 को उसको एनजीओ से सब्सिडी मिला। गवर्नमेंट छोड़ के कोई और सब्सिडी मिलेगा तो ऐड होगा।
हाँ होगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ द 10 लाख ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। आरजी लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस। वो 2% सर ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए सर गुड्स का वैल्यू निकालते हैं। तो 10 लाख गुड्स का दाम, 1 लाख का म्युनिसिपल टैक्स ऐड हुआ, जीएसटी देखो ऐड नहीं हुआ, पैकिंग चार्ज ऐड हुआ, एनजीओ से जो सब्सिडी मिला वो ऐड हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली गुड्स का दाम बना 11,60,000। अब उस पे अच्छा 10 लाख लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट था। डिस्काउंट किस पे? ऑन लिस्ट प्राइस। तो ये रहा गुड्स का लिस्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। तो 10 लाख का 2% डिस्काउंट माइनस किया 20,000। अब आपका गुड्स का दाम पड़ा 11,40,000। इस पे जीएसटी कैलकुलेट हो, ठीक है। ठीक है चलिए। तो ये था वैल्यूएशन का काम, बेसिक रूल, ठीक है। कभी कभी आप यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर एंड सेव मोर ऑफर। एक कंपनी है जो ऑफर दे रहा है, ज्यादा खरीदो तो ज्यादा पैसा बचाओ, मतलब ज्यादा खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। वही हो गया ना, एक खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन 2 खरीदोगे तो अच्छा ठीक है, 1 खरीदोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, 2 खरीदोगे तो 10% ऑफ देंगे, 3 खरीदोगे तो 15% ऑफ देंगे, और 4 खरीदोगे उससे ज्यादा खरीदोगे तो 20% ऑफ देंगे। मतलब कभी तुमको लालच दे रहा है, ज्यादा शर्ट्स खरीदो तो ज्यादा ऑफर पाओ, ज्यादा डिस्काउंट पाओगे। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा कहानी? सिंपल है सर। अगर ऐसे एग्जांपल यहाँ पे कह दिया है, गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 5,000, 5,000 के ऊपर खरीदोगे तो 10% डिस्काउंट, और 20% डिस्काउंट ऑन अबव 10,000। 10,000 से ज्यादा खरीदो तो 20% डिस्काउंट, और 20,000 से ज्यादा का परचेजिंग करो तो 30% डिस्काउंट। 30%। तो सच डिस्काउंट आर शोइंग इन द इनवॉइस इटसेल्फ, बिल में दिखेगा और माइनस कर लेगा। मतलब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। इसको वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? ठीक है। हाँ। तो इसको वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं। सर मिलेगा, ज्यादा खरीदोगे ज्यादा डिस्काउंट पाओगे, तो माइनस कर लेंगे सर गुड्स का दाम, ठीक है। अब यहाँ पे एक बस बात बोला, सेकेंडरी डिस्काउंट। सब प्राइमरी डिस्काउंट समझ में आ गया। डिस्काउंट विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड ऑफर्ड आफ्टर सप्लाई। सप्लाई करने के बाद हम तेरे को बोल रहे हैं हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं, क्या वो माइनस करेंगे? हाँ कर तो सकते, बिलिंग तो उसी समय ना बनेगा। बिल बन चुका है, टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर सप्लाई बोला है, तब तो नहीं देखो कर एक सकते। सिंपल बात करना, ये वाला नॉर्मली बोलता है या तो इनवॉइस में मेंशन हो या फिर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो कि बाद में डिस्काउंट देंगे, और इन दोनों केस में माइनस करते हैं। बट यहाँ पहले से डिसाइडेड नहीं था, तो जनरली यहाँ डिस्काउंट नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल वो पार्टी क्रेडिट नोट इशू करे। मतलब वो रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट में दे कि वो हमको डिस्काउंट दे रहा है अलग से, तब माइनस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब जनरल रूल क्या बोलता है, या तो बिल में मेंशन हो या ऐसा कोई एग्रीमेंट हो कि बाद में डिस्काउंट देंगे, तब तो ठीक है, तब तो माइनस कर लो। लेकिन अगर कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं है, तब फिर या तो वो पार्टी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे कि वो हमको डिस्काउंट दे रहे, नहीं तो फिर या माइनस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखने लायक था। और यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। ये देखो अब आया ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होनली इन मनी। हम तुमको जो पे कर रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से मनी में नहीं है। जैसे होता है ना, तेरे दुकान से मोबाइल लिया, मान लो हम 25,000 का एक फोन लिया, और तेरे यहाँ ऑफर चल रहा था कि पुराना फोन एक्सचेंज ऑफर में लेते हैं हम लोग, तो वो पुराना फोन तो हम तुमको क्या दे रहे हैं, कुछ तो पैसा दे रहे हैं,
हाँ। और एक अपना पुराना मोबाइल फोन दे रहे हैं। ये दोनों मिला के तो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं तुमको। तो यहाँ पे गुड्स का दाम कैसे डिसाइड है? जीएसटी किस पे लगी? ये तो रिलेशनशिप हो गया ना। नहीं नहीं, रिलेशन क्या है? अरे वाह, दुकान में जाता है, एक्सचेंज ऑफर मिलता है, दुकानदार तेरा रिश्तेदार लगता है। तो इसको कैसे करेंगे? हाँ, तो कैसे वैल्यू निकालेंगे, वही तो क्वेश्चन है। तो बोला वेन द ओपन मार्केट पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जो हम तुमको देखो, हम तुमको 20,000 रुपया पैसा दे रहे हैं और बदले में एक और फोन दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उस फोन का पहले ओपन मार्केट वैल्यू में अगर वैल्यू पता चल सकता है कि आज के दिन सेकंड हैंड फोन का दाम कितना है, 5,000 6,000 जो भी नहीं वो पता करना पड़ेगा। उस फोन का मान ले 3,000 दाम है, तो फिर 23,000 का बिल बनेगा, 23,000 पे जीएसटी लगेगी। लेकिन फोन का दाम तो 25,000 था। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम 20,000 कैश लिया ना तेरे से, और बाकी तो मैं फोन लिया, उस फोन का दाम 5,000 नहीं भी हो सकता। तो जो जब उस प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू पता हो तब फिर उसका ओपन मार्केट वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा। सॉरी, एक गलत, तुम्हारा पॉइंट करेक्ट था। जब उस पहले वाले फोन का ओपन मार्केट वैल्यू पता है 25,000, तो 25,000 पे जीएसटी लगेगी। तुम करेक्ट है, ठीक है? ठीक है। लेकिन उस फोन का ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता होता तब जो हम बोला वो होता। हाँ। हम तुमको जो मनी दिया और जो बदले में सामान दिया, उसका मनी वैल्यू बनता कितना वो निकाल लो, ठीक है? सर, जो आप हमको सामान दिया ना उसका मनी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तब क्या करें? पॉसिबल है ना? इतना ही बकवास क्वालिटी का फोन था तेरा, मेरा फोन इतना ही गंदा, मेरा फोन इतना गंदा हालत में था कि उसका आज के दिन मार्केट वैल्यू पता ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा चीज बाजार में बिकता ही नहीं है, वो दुनिया का एंटीक पीस है, ठीक है ना? तब बोला उस काइंड एंड क्वालिटी का और कोई सामान अगर मार्केट में बिकता है, अच्छा, उसका वैल्यू निकाल के ऐड कर लो। और सर ये भी पॉसिबल नहीं है, तब फिर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से, रूल के हिसाब से वैल्यू निकालेगा, ठीक है? ठीक। ये एग्जांपल्स पढ़ना, समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बोला है नया फोन सप्लाइड किया 20,000 का, बदले में पुराना फोन एक्सचेंज वैल्यू में ले रहे हैं, ठीक है? नया फोन का विदाउट एक्सचेंज वैल्यू लेकिन 24,000 होता, तो ठीक है, 24,000 पे जीएसटी लगा दो, जो तुम ऊपर बोला, पहला एग्जाम्पल। दूसरा में क्या बोला, एक लैपटॉप खरीदा जिसका 40,000 दाम है, हम सप्लाई पर 40,000 अलॉन्ग विद बार्टर, हम 40,000 रुपये कैश दे रहे हैं और बदले में मेरा पुराना प्रिंटर पड़ा था वो दे रहे हैं। तो उस प्रिंटर का आज के दिन मार्केट वैल्यू अगर 4,000 है, पता चल जाए, तो यानी हम तुमको 40,000 तो कैश दे रहे हैं, 4,000 प्रिंटर मान लीजिए दे रहे। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल। अब आता है रिलेटेड पर्सन, ठीक है? सर, अगर रिलेटेड पर्सन को सामान बेच रहे हैं तो क्या हो? अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो तुम किस दाम में बेचा है रिलेटेड पार्टी को, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। When the recipient is not eligible for, तो ओपन मार्केट वैल्यू ही ले लेंगे, ठीक है? अगर जिस गुड्स का रिसिपिएंट है वो आईटीसी क्लेम नहीं करेगा तो देखो, तुम और हम रिलेटेड पार्टी है, हम तुमको सामान बेच रहे हैं, तुम उस गुड्स का आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, बाद में आगे तुम जो मेरे को जीएसटी देकर जाएगा उसका इनपुट क्लेम नहीं करेगा, तब फिर जो ओपन मार्केट है उस गुड्स का दाम का वो ले लो। लेकिन अगर तुम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तुम भी एक बिजनेसमैन है आगे मान लो, तो तुम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड। तब फिर जो बिल का वैल्यू है, इनवॉइस का वैल्यू है, वही ले, ठीक है? ठीक। तो पहला क्या बोला, अगर हम लोग रिलेटेड पार्टी है और गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू पता है, तब क्या होगा, सामने वाला पार्टी अगर आईटीसी क्लेम कर रहा है तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा है तब, और आईटीसी क्लेम कर रहा है तो फिर इनवॉइस वैल्यू को ले लो। सर, जहाँ ओपन मार्केट वैल्यू पता ही नहीं है तब क्या करें? तो when the goods are not intended for further supply,
तुम मेरे से गुड्स लिया, तुम रिलेटेड पार्टी है मेरा, गुड्स का ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता, और तुम्हारा भी आगे बेचने का कोई इरादा नहीं है, तुम्हारा यूज करने का इरादा है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, आज के दिन जो मार्केट वैल्यू है वही ले, मतलब है इनवॉइस वैल्यू है वही ले लो। लेकिन अगर तुम आगे सप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो फिर हमको लेना पड़ेगा वैल्यू एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ लाइक इन काइंड एंड अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक इन काइंड। वैसा ही सामान का बाजार में और क्या दाम हो सकता था उससे मिलता जुलता वो वैल्यू, या फिर उससे मिलते जुलते वैल्यू का 90%, whichever is lower। ठीक है, ये था कहानी इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, ये काम करें, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। अगर हमको सामान मिला है कोई एजेंट के थ्रू, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या होगा। देखो भैया, मेरा एक एजेंट है, वो हमको सामान सप्लाई करते हैं, ठीक है, एजेंट अपना अलग जीएसटी नंबर है, मेरा अलग जीएसटी नंबर है, तो एजेंट से मेरे पास कुछ भी माल आएगा उस पर जीएसटी लग के आएगा। ये बात पढ़े थे अपनी, याद है पहले? हाँ, वो लग के ही आएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, एजेंट आपको 10 लाख का सामान भेजा, मान लीजिए उसके ऊपर 12% जीएसटी है, तो एजेंट को बोलिए उसमें जीएसटी चार्ज करेगा। तो 1,20,000 जीएसटी भी लिया वो आपसे 11,20,000 लिया। जब आप इस सामान को आगे बेचेंगे आप ये 1,20,000 का इनपुट क्लेम कर लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो यहाँ पे उसी का बात कर रहे हैं कि when the goods are supplied between principal and his agent and when the open market value of the goods is available, तो फिर सप्लायर के पास ये ऑप्शन है कि वो ओपन मार्केट वैल्यू दे या फिर उसी इससे मिलता जुलता और कोई गुड्स का 90% वैल्यू दे। सप्लायर को ऑप्शन दे रहा है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड, जहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई पता ही नहीं कर सकते, तब फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने रूल से काम करेगा जो आगे जाके पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, अ प्रिंसिपल सप्लायर ग्राउंड नट टू हिज एजेंट। एक प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को नारियल बेचता है, नारियल, एंड द एजेंट सप्लाइंग ग्राउंड नट ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई, और एजेंट भी उसी से मिलता जुलता नारियल आगे बेचते हैं। कितना में? 5,000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ सप्लाई। Another independent supplier सप्लाइंग ग्राउंडनट, एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर है मार्केट में जो ग्राउंडनट को सेल एजेंट प्राइस ऑफ 4,550 पर क्विंटल। तो तुम कितना में दे रहे हैं? 5,000। एक मिनट, प्रिंसिपल सप्लाई वो सेम है कि नहीं, उसके लिए ये समझा रहे हैं। हम 5,000 रुपये पर क्विंटल करके दे रहे हैं उसको, और उसको एक और इंडिपेंडेंट सप्लायर भी है वो उसको 4,550 में दे रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल सेल भी 4,550 पर क्विंटल। ऊपर बोला था ना विच एवर इज लोअर। हाँ। या फिर 5,000 का 90%, तो जितना में दूसरा पार्टी बेच रहा है वो दाम, या फिर मेरे दाम का 90%, whichever is lower। ये सप्लायर के ऑप्शन दिया। तो 4,550 या 4,500 दोनों में से जो सप्लायर को सही लग रहा हो, फिर बात है सप्लाई 4,500 ही बोलेगा, वो whichever is lower लेगा। क्यों ज्यादा वैल्यू पे जीएसटी देगा भाई, पागल थोड़ी नहीं। अब आता है सर, आप ऊपर आप बोल रहे थे ना कि अगर कोई लास्ट में कोई तरीका ही नहीं होता तब क्या करें। हम बोला था ना अभी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से रूल लगा के कैलकुलेट करेगा। वो रूल आ गया, तो रूल 30 बोलता है व्हेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बोथ आर नॉट डिटर्मिनेबल। वैल्यू ऑफ गुड्स से सप्लाई का सर्विस हम पता ही नहीं कर सकते कितने दाम का है, तो 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम जितना दाम में बनाया या खरीद के लाए? हम भी तो कहीं से खरीद के लाए। मान लिया हम एक सामान है 5,000 रुपये में खरीद के लाए, अब तेरे को हम किस दाम में बेच रहा है वो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, और तुम और हम रिलेटेड पार्टी है, तुम मेरा ब्रांच है, तेरे को हम किस दाम में दे रहा है वो डिटरमाइन नहीं हो पाता। क्या करें सर? 5,000 का 110%, मतलब 5,500 ये गुड्स का दाम मान लिया। सर ऐसा कैसे मान लिया? अरे बेटा वो ये मान रहा है हम कुछ तो प्रॉफिट कमाता 10%। हाँ तो अब गवर्नमेंट एकदम रिजनेबल रखा कि हम 10% प्रॉफिट तो कमाता, तो हम कितने में बेचता? मतलब अगर हम 5,000 में लाए तो हम 5,500 में बेचता नहीं रहा, तो गवर्नमेंट इस पे जीएसटी देगी। गवर्नमेंट बोला देख तेरा इतना ही रिलेटेड पार्टी है कि तुम फ्री में दे रहे, मेरे को नहीं मतलब है, मेरे को तुम टैक्स दे दे। तुम बोला किस दाम पे दे दे, उस पार्टी को तुम फ्री में ले रहे तो प्राइस कैसे डिटरमाइन करोगे? गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम लाइटली मिलेटेड वाला गुड्स वाला ले लेंगे कंसेप्ट, कोई और कितना में बेचे। हम बोला वो भी तो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, इस गुड्स का हम अकेला डीलर है, या उस टाइम पीरियड में आपने सेल परचेज किया ही नहीं इसका। तब गवर्नमेंट बोला भैया हम अपना रूल फॉलो कर लेते हैं, अगर कोई तरीके से प्राइस पता ही नहीं कर सकते हैं। और मेरा रूल क्या है? गुड्स का दाम का 110%। ठीक है। या फिर एक और रूल है गवर्नमेंट के पास, रूल 31, वहां वो बोला हम रेसिडुअल वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम मेरे हिसाब से गुड्स का वैल्यूएशन निकालेंगे। ठीक है, हम रिजनेबल तरीका फॉलो करके अपने हिसाब से निकालेंगे। इन दोनों में से जो रूल गवर्नमेंट को सूट करेगा गवर्नमेंट को अप्लाई कर दे। तो देखो पहला तरीका है तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू ले ले। तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू गवर्नमेंट को लग रहा है ना 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 नहीं ले सकते, रिलेटेड पार्टी है, तो गवर्नमेंट बोला अच्छा ठीक है लाइटली गुड्स 90% वाला कहानी वैसा कोई ढूंढ लेती। गवर्नमेंट तुम बोला वो भी नहीं ढूंढ सकते, तो बोला कोई बात नहीं, रूल 30-31 है मेरे पास, गुड्स का दाम 110% या फिर और कोई रिजनेबल तरीका जो हमको लगे, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिटरमाइन करेगी। ठीक है। बोला अवेवर इन द केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रूल 30 पॉसिबल नहीं है, तो रूल 31 होगा, क्योंकि रूल 30 पॉसिबल नहीं है। सही है, गुड्स की केस में पॉसिबल है कि प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ले उसका, या कैसे खरीद के लाए तो उसका दाम, या तेरे को मैं मोबाइल बेचा, मोबाइल एक गुड्स है बेटा, या तो हम बनाया होगा या खरीद के लाया होगा, तो उसका कॉस्ट पता कर सकते हैं, तो उसमें 10% ऐड करना आसान है। अभी हम देखो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मेरे इस सर्विस का वैल्यू में क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा जिसपे 10% ऐड करोगे, है ना। सर्विस के केस में उसका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट या एक्विजिशन कॉस्ट तो होता ही नहीं है। ये सर्विस हम कहीं से खरीद के थोड़ी लाए जो तेरे को आगे बेच रहे हैं, हम तो तेरे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, मेरे सर्विस का कॉस्ट कैसे निकालोगे, है ना। तो गवर्नमेंट बोला रूल 30 पॉसिबल नहीं है, तो रूल 31 लगा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को जो रिजनेबल तरीका लगे वो लगाएंगे। एक बड़ा मजेदार चीज था सर, ये लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, इन पे क्या होगा? इनके लिए एक रूल 31 ये अलग से रखा था। रूल 31 ये क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर तुम लॉटरी टिकट वगैरह का काम कर रहे हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी बेचते हो तुम लॉटरी, तो तुम्हारे ऊपर हायर ऑफ द फॉलोइंग माना जाएगा। तुम्हारा जो भी टिकट का फेस वैल्यू है, जितना रुपया का टिकट है, उसको इंटू 100/128 कर लेंगे। मान ले तुम 200 रुपया का टिकट बेचे, तो 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 128 कर लेंगे। अब जो वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट। ठीक है। या फिर अगर फेस वैल्यू ऑफ द टिकट पता नहीं है, तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा उस वैल्यू पे, मतलब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बता देता लॉटरी का वैल्यू हम इतना मानेंगे,
तो गवर्नमेंट जो वैल्यू मानने बोला उसका इंटू 100 बाई 128 कर दो। इतना ज्यादा करने बहुत ज्यादा नहीं मिला। बेटा ये बात समझो, लॉटरी पे 28% जीएसटी है और गवर्नमेंट मान रहा है 200 रुपये में जीएसटी इंक्लूडेड है, तो 200 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100 करके आ गया ना उसका मेन वैल्यू। तब तो मेन वैल्यू। हाँ ये बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट, क्योंकि लॉटरी गैम्बलिंग बेटिंग पे 28% जीएसटी। ठीक है, लॉटरी बोल रहा है 2 टाइप का होता है। लॉटरी रन बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही वो लॉटरी टिकट बेचता है और कोई बेच ही नहीं सकता, या फिर लॉटरी ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से कोई और बेच रहा है। एक हो गया गवर्नमेंट खुद बेच रहा है, एक हो गया गवर्नमेंट के ऑथराइज से कोई और बेच रहा है। ठीक है, तो देखो इसका एग्जांपल दिया बहुत मस्त। स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज द लॉटरी हु पर्टिकुलर्स आर एज अंडर। स्टेट गवर्नमेंट एक लॉटरी टिकट को ऑथराइज किया, फेस वैल्यू है उसका 1000 रुपया और ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट उसका वैल्यू नोटिफाई करके रखा है 600 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, विच एवर इज हायर। तो दोनों में हायर कौन है, 1600 में 1000 हायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा सर, हम 1000 को लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 128 इंटू 100, क्या वैल्यू आएगा, 781.2 भाई। ठीक है, ये मेरे गुड्स का वैल्यू होगा, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वैसे अगर यहाँ दूसरा केस क्या बोला, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बोला कंप्यूटर वाले फर्दर अगर तुम्हारा आंसर क्या डिफर करता, अगर पॉइंट नंबर बी में 600 भी देगा तो 1050 तो 1050 लेते हैं। हाँ, में 1050 लेते। ठीक है, तो 820 है। ठीक है, हाँ। कुछ काम का बात नहीं है। अगर फॉरेन करेंसी में डील हो रहा है तो उसको पहले इंडियन वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जीएसटी लगेगा ना। हाँ। तो यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, तो डिफरेंस ऑफ बाइंग रेट एंड द सेलिंग रेट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का 2 रेट होता है, एक बेचने का रेट, एक खरीदने का रेट। दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, उससे हम मेरे करेंसी के, मान लें हम $10,000 फॉरेन से मंगाया, आरबीआई अभी डॉलर बेच रहा है 82.5 पे, सेलिंग रेट है आरबीआई का, और आरबीआई का बाइंग रेट है मान लिया अभी 83.5। ठीक है, तो सेलिंग रेट बाइंग रेट गिवन है, सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट कितना होगा, 1 रुपया आ रहा है क्या, 1 रुपया इंटू $10,000, मतलब 10,000 रुपया मेरे गुड्स का दाम माना गया। अब उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट हो। ठीक है, ठीक है। अगर तुम टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ट्रैवल टिकट, भाई एयर या भाई एयर ट्रैवल एजेंट, एयर टिकट बुकिंग, तो अगर डोमेस्टिक बुकिंग कर रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना मानेंगे, 5% ऑफ द बेसिक फेयर, और अगर इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हैं तो 10% ऑफ द बेसिक फेयर। इतना वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अरे बेटा वो कमीशन कैलकुलेट करने के लिए कहानी हो रही है सब। ट्रैवल एजेंट तुमसे कितना कमा रहा नहीं पता ना, नहीं, क्योंकि वो तुमको बोल रहा है एक टिकट का दाम 1500 रुपया पड़ा। हाँ, 1500 तो टिकट का दाम और कमीशन सब मिलाकर है, तब कमीशन पे जीएसटी का बात कर रहे हैं एजेंट के लिए, क्योंकि टिकट का दाम पे जीएसटी हो तो अलग लग गया। तो हम कमीशन पे कितना जीएसटी लगाएं, तो कमीशन का तो वैल्यू नहीं पता चल रहा सर।
तो क्या करेंगे, अगर डोमेस्टिक टिकट है मतलब कलकत्ता से मुंबई जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो विद इन इंडिया, तो 1500 का 5% निकालेंगे पहले, वो जो वैल्यू आएगा उस पर GST अप्लाई होगा 75 रुपया। हाँ 75। ठीक है, 75 रुपये पे मान लो इस पर 18% GST है, तो 75 रुपये पे 18% GST लग जाएगा। मतलब हम कमीशन निकाल लिया कि एजेंट कितना कमीशन कमा रहा है। और यही अगर इंटरनेशनल फ्लाइट होता तो हम 150 रुपया मान लेते कमीशन। मतलब गवर्नमेंट कमीशन का रेट अंदाजा लगा रहा है। अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो कितना पे GST लगाएं सर? तो बोला when the policy also have features of investment and such as the amount intimated by policy holder at the time of supply of service। तुम्हारा पॉलिसी ऐसा है जो तुमको एक तुम्हारा डेथ पे पैसा भी देगा और उसमें कुछ वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी है। LIC का दो नेचर होता है, एक टर्म इंश्योरेंस और थोड़ा इन्वेस्टमेंट नेचर। तो गवर्नमेंट बोला अगर ग्रॉस प्रीमियम देखो जैसे 60,000 है, जिसमें से 55,000 मान रहे इन्वेस्टमेंट फंड है, तो बाकी वैल्यू कितना बचा 5,000, वो 5,000 पे GST लगेगी। तो प्रीमियम कितना जमा दे रहे हो, उस प्रीमियम में से कितना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, जो डिफरेंस आ रहा है वो तुम्हारा LIC का वैल्यू माना जाएगा और उस पर GST लगेगा। अब पता नहीं चलेगा ये तो। हाँ, अगर ये पता नहीं चले तो 10% ऑफ द प्रीमियम। गुड क्वेश्चन। पहला साल में सॉरी 10% ऑफ द प्रीमियम अगर ये एन्युटी पॉलिसी है, और अदर कोई टाइप का पॉलिसी है तो पहला साल प्रीमियम चार्ज का 25% मान लेंगे एजेंट कमा रहे हैं, और दूसरा साल उनसे मानेंगे एजेंट 12.5% कमा रहे हैं। हाफ। पहला साल ज़्यादा होता है ना प्रीमियम थोड़ा। सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू कैसे लेंगे, अगर कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेच रहा है तो उस पर GST लगता ही नहीं है। ठीक है, कुछ केस में लगता है, कुछ केस में नहीं लगता है, यहाँ पे बताया उसने। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, चलो हम तुमको फिर एक काम कर रहे हैं, टैक्स बोल रहा है, अकाउंट्स में क्या नाम है उसका,